हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का कवर करेगा ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में। 3 नंबर के जो आपके हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज, और जो अभिकथन और कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कवर हो जाएंगे 3 क्वेश्चन तो। और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 नंबर का अलग से। तो ये पूरी वीडियो अगर आप देखते हो तो आपके यहाँ से 6 नंबर आसानी से कवर किए जा सकते हैं। हम करते हैं शुरू फर्स्ट टॉपिक से। चुंबक के गुण समझते हैं। सबसे पहले चुंबक में क्या होता है, हमारे 2 ध्रुव होते हैं। ये एक आपका चुंबक है। 2 ध्रुव जैसे 2 हमारे वो हमने चार्जेस के आवेशों के बारे में पढ़ा था, जिस प्रकार से 2 आवेश होते थे पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे जो होती हैं रेखाएं, इनको हम ये जो रेखाएं हैं ये हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनको बोला जाता है। ये रेखाएं नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती हैं चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर इनकी दिशा क्या होती है? चुंबक के अंदर इनकी दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, उल्टी दिशा होती है, क्योंकि एक पूरा एक लूप बनाती हैं। सबसे पहले यही है कि 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि जो समान ध्रुव होंगे, दूसरी प्रॉपर्टी जो ये लिख रखी है, जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल्शन करते हैं, दूर भागते हैं एक दूसरे से। जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स। तो अपोजिट पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ जो उत्तर ध्रुव होगा वो दूसरे मैग्नेट के दक्षिण ध्रुव को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और प्रत्येक जो चुंबक होता है वो लोहे के, कोबाल्ट के, इनके पदार्थ के टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है। किसी भी चुंबक को अगर हम एक धागे की सहायता से लटकाएंगे वो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी दिशा में लटकेगा। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई मैग्नेट अगर उसको फ्री छोड़ दो तो वो इसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में हो, कभी भी ऐसा नहीं होता। ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा छड़ चुंबक रखा हुआ है, बार मैग्नेट रखा हुआ है, जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा में कुछ है। उत्तर और दक्षिण दिशा होती है जो हमारी भूगोल के अनुसार, भूगोलिक उत्तर और दक्षिण दिशा, उनसे कुछ एंगल पे रखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। ये एक थ्योरी है मैग्नेटिज्म की। उसके बाद है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हम नाम में ही, नाम बहुत सारी परिभाषाएं तो नाम से ही समझ आ जाती हैं। क्षेत्र का क्या मतलब होता है? जिस एरिया में अपना कंट्रोल हो, तो जिस एरिया में हम चुंबक का कंट्रोल होगा, कंट्रोल मतलब जहाँ पे ये अपना इफेक्ट शो कर सके, तो जितने क्षेत्र में ये अपना बल लगा सकेगा चुंबक, उसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला इसकी एसआई यूनिट है। ये एक महान वैज्ञानिक के नाम पे रखी गई है, इसीलिए इसको कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। और ये एक सैद्धांतिक राशि है। इसमें परिमाण मतलब वैल्यू, गिनतियों वाली जो संख्या होती है, और दिशा, दोनों ही चीज़ें होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2 नंबर में या 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है ये वाला टॉपिक। तो 3 नंबर में भी पहले पूछा गया है, इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है, हम अभी डायग्राम से कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता यही है कि जो ये चुंबकीय रेखाएं होती हैं ये उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकली बाहर चुंबक के दिख रही हैं, उत्तर से निकली और दक्षिण में क्या होगी, विलीन हो गई हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये जो है एक क्लोज लूप बनाती हैं। क्लोज लूप मतलब ये देखिए कंप्लीट हो जाएगा, अंदर क्या है, साउथ से नॉर्थ जाएंगी, ये एक क्लोज लूप बनाती हैं। इसको क्या करते हैं, कहते हैं बंद वक्र बनाएंगी। ये दूसरी विशेषता यही है। ये क्या करती हैं, एक बंद वक्र होती हैं। उसके बाद क्या है, तीसरी विशेषता यही है कि हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जहाँ पे जितनी पास होंगी, निकट होंगी, वहाँ पे उतना ही अधिक प्रबल होगा।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड की हमें अगर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी हो ना, तो वो हम इनकी ये जो चुंबकीय रेखाएं इनकी नज़दीक से पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ध्रुव है, यहाँ पे देखिए ये रेखाएं कितनी पास हैं, बहुत पास हैं। तो जो ध्रुव पे जो सबसे ज़्यादा प्रबलता होती है इनकी, और यहाँ देखेंगे तो हमें एक दूसरे से दूर हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होंगी वो हम किससे पता कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे ये जो चुंबकीय प्रभाव है स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे कम है। और चौथा पॉइंट क्या है कि ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। आपको दिख रहा होगा ये यहाँ मिक्स नहीं हो रही हैं, जैसे कई बच्चे यहाँ ऐसे खिचड़ी बना आते हैं पेपर में, वो नहीं करके आने आपने। अगर ड्रॉ करना आए तो सिर्फ यहाँ है नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, यहाँ से एक रेखा निकालिए, यहाँ से एक रेखा निकालिए, इनमें ऐसे इनमें नॉर्थ से साउथ की तरफ दिशा दिखा दीजिए सिर्फ एक एरो से। खिचड़ी नहीं बना के आनी है पेपर में। जहाँ पे जितनी क्लोज रेखाएं उतना ही ज़्यादा प्रबल, उतना ही फोर्स स्ट्रॉन्ग लगाएगा ये मैग्नेट। उसके बाद चौथा पॉइंट मैंने अभी बता दिया, कभी भी ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये काटेंगी वहाँ आपकी दो दिशाएं आ जाएंगी। और ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि एक ही पॉइंट पे दो दिशाओं में ये एक ही चीज़ बल लगा दे। तो इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटती नहीं है। तो 4 ये विशेषताएं हैं, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। 2 छेदते रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये अभी मैंने बताया, मतलब काटती नहीं है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपास का क्या उपयोग होता है ये मैंने बता ही दिया था। दिशा पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। दूसरे पदार्थ में चुंबकीय गुण है या नहीं ये पता लगाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी कई बार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसकी लाइंस ड्रॉ करनी। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये एरोज, एक एरो ड्रॉ करनी है। नॉर्थ से साउथ में कंप्लीट कर लोगे और नॉर्थ से साउथ की तरफ ये एरो दिखा दोगे आप, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि जब अगर हम किसी तार में जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही हो, विद्युत धारा गुजारें किसी तार से, उसमें क्या वो एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब हमें बताया H.C. ओर्स्टेड नाम के इन वैज्ञानिक ने। ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया था, गलती से ही ऑब्जर्व किया था, एक्सीडेंटली कर कुछ और ही रहे थे। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो किसी अगर तार में से हम करंट पास करते हैं तो उसके पास अगर नीडल रखें, मैग्नेटिक नीडल जो कंपास नीडल होती है, उसमें क्या देखा गया था, डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब हलचल हो रही थी। तो क्या समझ आया कि किसी तार में से अगर हम करंट विद्युत धारा को गुजारें तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। उसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से दूसरा चुंबक है जो कंपास नीडल है, उसमें क्या होती है, हलचल दिखती है। ये इस प्रकार की ये अरेंजमेंट थी। ये एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में बीच में होल किया। कार्डबोर्ड क्या होता है, कोई भी फट्टा मान लो आप, उसमें बीच में होल किया, उसमें से एक वायर गुजारी, ये आपकी बैटरी कनेक्ट कर रखी, ये आपका प्लग की है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये करंट की दिशा है। यहाँ पे इस कार्डबोर्ड पे क्या रखा गया, लोहे का चूना रखा गया या पाउडर रखा गया, आयरन पाउडर जिसको बोलते हैं। और क्या ऑब्जर्व किया गया कि आयरन पाउडर ने अपने आप को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, इस फॉर्म में क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। और ये ऐसी ही फॉर्म दिख रही थी जैसे मैग्नेट की तरफ चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही थी। तो यहाँ से यही क्लियर हुआ। और ऑब्वियस ही बात है कि ऐसे क्यों अरेंज किया लोहे ने, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, तभी तो ये ऐसे इसकी अरेंजमेंट चेंज हो गई। बिखरा हुआ पाउडर एक सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में अरेंज हो गया, छल्ले से बन गए, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। तो ये बात सबसे पहले ऑब्जर्व की थी ओर्स्टेड ने, और यहाँ से ही रिजल्ट निकला था कि विद्युत धारा हमेशा विद्युत धारा क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसमें अब इन रेखाओं का यहाँ पे जो ये अरेंजमेंट हुई है, इनकी दिशा कैसे पता करेंगे, इसके लिए एक रूल है जो कि 1 नंबर में पूछा जाता है, वो है हमारा ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, हमारा जो दाहिना हाथ है उसके जो अंगूठे को हम विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे और जो उंगलियां जिस तरफ जाएंगी वो दिशा देगी हमें चुंबकीय क्षेत्र की। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये अंगूठा क्या है धारा के क्षेत्र में, और जो ये कर्व है
जिस तरफ ये उंगलियों के नाखून जा रहे हैं या ये टिप जा रही है उस तरफ क्या होगी, हमारी चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। तो ये रूल 1 नंबर में पूछा जाता है। क्या नाम है इसका, राइट हैंड थंब रूल। ये देखिए ऐसे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की दिशा ऊपर की तरफ ले रखी है, तो इनकी दिशा क्या हो जाएगी, फील्ड लाइंस की दिशा ये ऐसे हो जाएगी, ये वाली दिशा इस दिशा में हो जाएंगी। ये और स्टीड ने देखा था। इसके बाद फिर क्या किया गया, सोचा गया कि अगर तार को अलग अलग शेप में करें तो क्या चुंबकीय क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा। फिर इसी वायर को, जो वायर यहाँ यूज़ किया गया, इसको एक ऐसे लूप की फॉर्म में बना दिया गया और यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया गया ऐसे। फिर इसमें से करंट फ्लो रहा था, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। यहाँ फिर मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ वो पहले वाले से भी क्या हो रहा था, ज़्यादा जनरेट हो रहा था, पहले वाले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हुआ। फिर क्या किया गया, नेक्स्ट में इसको लूप की जगह और भी छोटी छोटी कॉइल्स में ऐसे अरेंज कर दिया गया और फिर यहाँ बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया। इस केस में देखा गया कि इस केस में सबसे ज़्यादा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। और जो ये अरेंजमेंट अभी मैंने ड्रॉ की थी, इसको हम परिनालिका बोलते हैं। इसको हम परिनालिका बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सोलेनोइड बोला जाता है। इसके अंदर क्या है, एक नरम लोहा रख दिया जाता है। ये देखिए, ये इस प्रकार का, ये वाली जो चीज़ है ये है परिनालिका या सोलेनोइड। ये ऐसा डायग्राम। परिनालिका क्या होती है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार, विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटेड कवरिंग होनी चाहिए उन पे। विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन क्या करती कि अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं हम। जैसे ये रहा, इसमें ये अरेंजमेंट जो कर रखी है ये हमारी परिनालिका है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, कभी ये आ जाता है कभी दूसरा रिपीट हो जाता है, इसकी जगह 6 नंबर पूरे आपके इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। इस अरेंजमेंट को हम परिनालिका कहते हैं। इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल, पोलैरिटी कैसे पता चलेगी, सबसे मेन क्वेश्चन यही है। जिस तरफ आपका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा बैटरी का, जिस तरफ आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा वो वाला एंड जो आपका होगा वो होगा दक्षिणी ध्रुव, और जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल होगा वो आपका होगा नॉर्थ पोल। एन से नेगेटिव, एन से नॉर्थ पोल आप याद रख सकते हो। और हमें पता है जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, इसीलिए ये एरो ऐसे ड्रॉ कर रखी है, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल जिस तरफ कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल जिस तरफ कनेक्ट होगा वो हमारा होगा नॉर्थ पोल, और पॉजिटिव टर्मिनल जिस तरफ हमारा कनेक्ट होगा वो हमारा होगा साउथ पोल। परिनालिका समझ आ गया। परिनालिका क्या है, पास पास लिपटे हुए तारों को की कुंडली को हम क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। इसमें एक पॉइंट ये याद रखना है, जो परिनालिका के अंदर यहाँ पे जो फील्ड होगा वो सारा हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए जो रेखाएं होती हैं अंदर समानांतर रेखाएं होती हैं। उसके बाद जो ये यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो 2 बातों पे निर्भर करता है। एक तो ये जो कोइल्स बनी होती हैं, ये जो बनी हुई हैं ये ऐसे ऐसे, इनके नंबर पे निर्भर करता है। ये जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज़्यादा होगा। दूसरा विद्युत धारा पे निर्भर करता है, जितनी ज़्यादा विद्युत धारा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर। अभी जो ये परिनालिका पढ़ा है, परिनालिका ये एक प्रकार से विद्युत चुंबक ही है। इसके अंदर हम नरम लोहा रख देते हैं तो ये एक विद्युत चुंबक की तरह ही बिहेव करता है। इनमें अंतर क्या है, जो विद्युत चुंबक है वो हमारा एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी क्यों है, क्योंकि जब तक विद्युत धारा होगी इसमें तब तक ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, अन्यथा ये भी चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। इसको हम भी चुंबकीय कर सकते हैं। लेकिन जो स्थायी चुंबक होता है उनको कभी भी चुंबकीय नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट होते हैं।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, विद्युत चुंबक होता है, उसकी प्रबलता भिन्न होती है क्योंकि विद्युत धारा पे निर्भर करती है। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे विद्युत ये जो प्रबलता है वो बढ़ती जाएगी, करंट को कम करेंगे प्रबलता कम हो जाएगी। लेकिन स्थायी चुंबक की प्रबलता क्या होती है, निश्चित होती है। उसके बाद ध्रुवीयता को बदला जा सकता है, हमें अभी पता ही था, जिस तरफ जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस तरफ साउथ पोल होता है। लेकिन अगर उसको पोलैरिटी को बदल दिया जाए तो इसके जो हमारा चुंबक बना है इसके पोल भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल था अगर वहाँ नेगेटिव कर दिया जाएगा तो उस तरफ जो पोल होगा वो भी नॉर्थ हो जाएगा साउथ की जगह। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें ध्रुवीयता निश्चित होती है। और विद्युत चुंबक क्या होता है, प्रबल होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है परमानेंट मैग्नेट की कंपैरिजन में। ये भी कई बार ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा ये कि अब हमने क्या करना है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक तार रखना है जिसमें से करंट गुजर रहा हो। पहले क्या पढ़ा हमने, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिया था, हमने सिर्फ एक तार में से क्या है करंट गुजारा था और वहाँ पे चुंबक, उसको एक चुंबक में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पे हम करंट भी गुजारेंगे एक कंडक्टर में से, चालक में से, और उस चालक को किस में रख देंगे हम, चुंबकीय क्षेत्र में। यहाँ क्या करना, ये एक्टिविटीज एनसीईआरटी बुक की है। एल्यूमिनियम की एक छोटी छड़ी ले लेनी 5 सेंटीमीटर की, जैसे ये डायग्राम से ही समझा देती हूँ मैं। एल्यूमिनियम की एक छोटी सी ये छड़ी ले लेनी है 5 सेंटीमीटर की, AB जिसका यहाँ पे नाम है। इस छड़ी को क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक एंड को इसके नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ये जो है एक यू शेप मैग्नेट है, होर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं जिसको। फील्ड की दिशा आपको पता चल गया होगा अब तक, तो पता चल जाना चाहिए कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है मैग्नेट के बाहर, वो हमारी होगी नॉर्थ टू साउथ। ये वाली दिशा है मैग्नेट की, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। जब ये देखा गया, जब इस जो AB जो ये रोड यूज करके, छड़ी यूज करके, इसमें से जब करंट गुजारा गया तो, और मैग्नेट रख रखा था यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, इसको रखा गया, तो क्या देखा गया कि इस पे एक बल लग रहा था। इस केस में बल लगा इस तरफ। अगर हम करंट की दिशा को बदल दें, ऐसे बदल दें, तो उस केस में क्या देखा जाएगा कि बल इस तरफ लगेगा। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। यही वाला कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो मोटर यूज होती हैं चक्की में, अलग अलग जगह, अलग अलग डिवाइसेस में, वहाँ यही वाली रोड क्या है, मतलब यही वाला जो कॉन्सेप्ट है यूज किया जाता है कि जब हम किसी चालक में से करंट गुजारें और उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर एक बल लगता है। उसके बाद इस चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, उसके लिए एक रूल यूज किया जाता है जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। वो बल है, वो जो रूल है उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं। फ्लेमिंग का बाया हाथ नियम या वाम हस्त नियम, इसे हम पता कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यम उंगली को 90 डिग्री पे रखना है, तीनों उंगलियों को। ये डायग्राम इसमें दे रखा है साथ में। इन तीनों उंगलियों को 90 डिग्री पे रखना है और 90 डिग्री पे रख के जो अपनी अंगूठे के साथ लगती उंगली है उसको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है। और इसको जो तर्जनी उंगली है इसको विद्युत धारा की दिशा में रखना है। तो जिस तरफ भी हमारा अंगूठा जाएगा वो हमें बल की दिशा दे देगा या फिर चालक की गति की। सीधी सी बात है, जिस दिशा में बल लगेगा उसी में तो गति होगी। तो जो अंगूठा है उसको हम या तो ये बोल लें कि बल की दिशा बताता है या फिर चालक की गति की दिशा बताता है, दोनों ही बातें सही हैं। ये रूल 2 नंबर में पूछा जाता है। इस रूल को आप अभी जो ये एक्टिविटी की थी इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें लगा सकते हो। जो हमारी करंट की दिशा में ये वाली है, इस साइड आप क्या यूज करोगे, जो हमारी तर्जनी उंगली है वो, और उस इधर से नॉर्थ से साउथ की तरफ आप है जो अंगूठे के साथ लगती उंगली यूज करोगे, तो जो अंगूठा होगा वो आपका इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में, इस तरफ आपको क्या है बल की दिशा वो बता देगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, मेनली जो टॉपिक है वो यहाँ से कवर हो गए हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ। घरों में जो बिजली आती है वो किस प्रकार से आती है उसके बारे में ये है। 3 प्रकार के वायर यूज किए जाते हैं यहाँ पे।
लाल जो तार होती है लाल रंग की जिस पे कोटिंग होती है उसको लाल विद्युत रोधी आवरण मतलब बोला जाता है, धनात्मक तार। उसके बाद काला रंग का तार होता है उसको उदासीन तार या न्यूट्रल वायर बोला जाता है, ऋणात्मक तार। इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो होता है 220 वोल्ट। हरे रंग का जो वायर होता है वो होता है भूसंपर्क तार, मतलब अर्थिंग वाला वायर आपने सुना होगा, अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है, वो वाला वायर होता है। इसके बाद इसमें और सबसे मेन बात जो याद रखने की है वो ये है, इस प्रकार की अरेंजमेंट होती है, सारे जो घर में सारी चीज़ें हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। ये हर तीनों स्विच देखो सेम टर्मिनल्स के बीच में लगे हुए हैं, तो मतलब इनका सबका पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब यही पूछा जाता है कि पार्श्व क्रम में क्यों लगाई जाती है घरों में लाइट, क्योंकि अगर हम पार्श्व क्रम में नहीं लगाएंगे तो जैसे हम हर एक चीज़, फैन चलाने का मन किया जब फैन चला लिया, लाइट ऑफ करनी है तो लाइट ऑफ कर दी, सबके अलग अलग स्विच हैं। लेकिन अगर पार्श्व क्रम में ये नहीं होगा तो श्रेणी क्रम में होगा, तो श्रेणी क्रम में क्या है, सब चीज़ों का एक ही स्विच होगा। अगर हम लाइट ऑन करना चाहेंगे लेकिन पंखा नहीं चलाना है तो वो दोनों ही चीज़ें एक साथ चलेंगी। इसलिए घरों में जो परिपथ होते हैं वो पार्श्व क्रम में होने ज़रूरी हैं। उसके बाद जो पार्श्व क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है और सभी को जो भी विद्युत धारा है प्रॉपर मिलती है, इसलिए पार्श्व क्रम में होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये कभी कभार आ जाता है पेपर में, अति भारण। अति भार शब्द से ही पता चल रहा है, अति मतलब अधिक हो जाना, भार मतलब भार अधिक वजन गिर जाना एक प्रकार से। ओवरलोडिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा परिपथ के साधित्र में धारा को सहने की क्षमता से अधिक हो जाए, मतलब करंट बर्दाश्त कर सकता है कोई भी डिवाइस, उससे ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट वहाँ हो तो उसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं। उससे बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है लघु पतन या अति भारण से बचने के लिए। लघु पतन को इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। फ्यूज का इस्तेमाल, फ्यूज क्या होता है, एक छोटी सी वायर ही होती है जो क्या होता है जब अधिक मात्रा में करंट हो तो वो मेल्ट हो जाता है और जिससे जो परिपथ होता है, सर्किट जो होता है वो ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है, मतलब हिंदी में बोलेंगे उसको। फ्यूज के क्या पॉइंट होने चाहिए, मतलब क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, अभिलक्षण। एक तो उसका गलनांक कम होना चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होनी चाहिए कि जल्दी वो पिघल जाए। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होगा, वो पिघलेगा ही नहीं, तो सर्किट ओपन कैसे होगा, आग लग जाएगी वहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट उसके लक्षण क्या होने चाहिए, लक्षण ही पूछे जाते हैं फ्यूज के बारे में अगर कभी पूछा जाता है। दूसरा लक्षण क्या है कि आर ज़्यादा होना चाहिए, प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, रेजिस्टेंस, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जूल्स का जो हीटिंग लॉ है इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा प्रतिरोध, उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और फ्यूज हमेशा श्रेणी क्रम में आयोजित किया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है ये। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, इन दोनों में से कोई भी पूछा जाता है या साथ भी आ जाते हैं एक एक नंबर में। शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग का कारण क्या है, खुले हुए तार या फिर लूज जो है कॉम्बिनेशन कर रखा वायर्स का, या फिर तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो कवरिंग होती है, इंसुलेशन होती है, वो अच्छे से नहीं हो रखी हो वायर्स की, ऊपर की जो कोटिंग होती है वो उतर जाए, तो जो नेक्ड वायर होंगे वो अगर आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए क्या यूज़ किए जा सकते हैं, फ्यूज यूज किए जा सकते हैं या फिर अर्थिंग, दो चीज़ें ही यूज़ की जा सकती हैं। अर्थिंग वायर ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो करंट लग सकता है। सावधानियां क्या क्या बरतनी है, हमें एक समय में बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं साधित्रों का इस्तेमाल उपयोग नहीं करना चाहिए। एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण नहीं लगाने चाहिए और सुरक्षित सीमा के भीतर ही उपकरणों का हमें उपयोग करना चाहिए। एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि एक विद्युत मिस्त्री ने एक घर की रसोई में 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, जहाँ पे 2.2 किलोवाट और 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस पे एक ओवन का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें इसके बारे में समझना है कि क्या ये सही लगाया फ्यूज, ये काम करेगा।
तो अभी हम पिछले चैप्टर में पावर वाले जो इलेक्ट्रिसिटी वाले से हम ये टॉपिक ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। पावर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, VI होता है, यहाँ से I आ जाएगा P/V। यहाँ पावर हमें दे रखी है 2.2 किलोवाट। किलोवाट को हम वाट में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, 2200 वाट आ जाएगी। वोल्टेज हमारी 220 है, इसको 220 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होके 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा। मतलब जो ओवन है वो उसको 10 एम्पियर करंट चाहिए जब वो वर्क करेगा, लेकिन यहाँ फ्यूज़ लगा दिया है मिस्त्री ने 5 एम्पियर का। तो जैसे 10 एम्पियर करंट आएगा तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो ओवन काम ही नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे हमें जो फ्यूज़ यूज़ करना था वो 10 से 12 एम्पियर का यूज़ करना था, ताकि 10 से 12 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट जाए तो वो मेल्ट हो जाए। लेकिन अगर 5 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करेंगे तो ओवन वर्क ही नहीं करेगा और सर्किट पहले ही ओपन हो जाएगा। इसलिए ये फ्यूज़ सही नहीं लगाया है मिस्त्री ने, गड़बड़ कर दी है। ये पूरी वीडियो अगर आप देख लोगे यहाँ से 6 नंबर 100% कवर हैं। बिल्कुल इजी चैप्टर है ये, कोई न्यूमेरिकल नहीं है बहुत बड़ा, एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल जस्ट समझने के लिए है। ये आने के चांस भी 0% ही है, 0.1% मान लो आ जाए, 1% चांस है बस। नहीं तो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, थ्योरी ही आएगी। 6 नंबर का चैप्टर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट